हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जम्मू कश्मीर के अगस्त 2021 का करंट अफेयर कवर करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में एक एम्स जो है वो बनाया जा रहा है। एक एम्स जम्मू में बनेगा और दूसरा आपका कश्मीर में। तो ये दोनों जो एम्स हैं ये कौन से स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे ये आपके प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो एम्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स में एम्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और कुछ जगह पे आपके जो एम्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो एम्स बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे एमबीबीएस की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। सिमिलरली जो जम्मू का एम है वहां पे टेम्पररी कैंपस सेटअप हो चुका है। बठिंडा वाला जो है वो भी फंक्शनल हो चुका है। तो अब जो कश्मीर वाला एम्स है और जम्मू वाला है इसको जल्द ही पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा और यहाँ पे भी रेगुलर कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कितने एम्स आपके प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने का पर्पस है मेडिकल फील्ड में कंट्री को और भी ज्यादा आगे लेके जाना और क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको जो हेल्थ केयर है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा, डिफरेंट स्टेट्स में हर एक बढ़िया इंस्टीट्यूट जो हेल्थ का है वो बना हुआ रहेगा। तो किसी भी तरीके की आपको हेल्थ केयर चाहिए हो, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है, तो इन तीनों टाइप की हेल्थ केयर आपके स्टेट के रीजन में अवेलेबल होगी। तो टोटल कितने एम्स बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे ऑल अक्रॉस द इंडिया टोटल 22 एम्स जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं। सारे एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। 60% कंस्ट्रक्शन वर्क आपका बिलासपुर वाले एम्स का कंप्लीट हो चुका है। 22% वर्क जम्मू वाले का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एम्स जो कश्मीर वाला है उसका काम अभी 4.5% ही कवर हुआ है। इसके अलावा एम्स बठिंडा का काफी काम हो चुका है और यहाँ पे क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ओपीडी सर्विस जो है उसको भी फंक्शनल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिरू के ऊपर है। ये बेसिकली एक तरीके की गोट है। इसको तिब्बतन एंटीलोप के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में चिरू का स्टेटस क्या है। देखिए, IUCN एक रेड स्पीशीज की लिस्ट निकालता है जिसको रेड लिस्ट बोला जाता है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है या फिर ये असेस किया जाता है कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो है उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो अब आपको बताना है कि चिरू गोट का स्टेटस क्या है IUCN में। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज तक ये स्पीशीज जो है वो पाए जा रहे हैं या किसी एरिया में खत्म होते जा रहे हैं। तो ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। ऑफिशियल्स जो है उनका ये कहना है कि चिरू जो गोट है उसकी जो ऊन होती है उससे शॉल बनाए जाते हैं और इनको अभी भी इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे केसेस बॉर्डर एरिया पर रजिस्टर होते हैं जिसके तहत ये देखा जाता है कि चिरू का जो व्यापार है चिरू की शॉल का वो आसपास के नेबरिंग स्टेट्स में और नेबरिंग कंट्रीज में भी किया जाता है इलीगल मैनर में। ठीक है, इससे बनी हुई जो शॉल है उसको शाहतूश शॉल भी कहा जाता है और ये चिरू गोट के बालों से बनाई जाती है। देखिए, एक चीज ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि चिरू जो गोट है उसकी शॉल का जो एक्सपोर्ट है वो कौन से एक्ट के तहत बैन है। तो ये जो एक्ट है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत चिरू गोट का जो एक्सपोर्ट है या इससे बनी हुई किसी भी चीज का जो एक्सपोर्ट है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो अगर आप तब भी व्यापार करते हैं तो इसको एक ऑफेंस माना जाता है और उस पर आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे चिरू का स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। शाहतूश जो शॉल है बेसिकली वो बहुत ही हाई प्रीमियम क्वालिटी की शॉल मानी जाती है। कॉस्ट भी हाई होती है और बहुत गर्म होती है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है और इलीगल तरीके से भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 9.4 एकड़ का जो लैंड है उसे हैंड ओवर कर दे। और इसलिए हैंड ओवर करना है ताकि उस जगह पे न्यू सिविल एनक्लेव के ऑपरेशंस जो है वो खोले जा सके, यानी कि उड़ान ऑपरेशंस वहां पे सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सके।
अब उड़ान ऑपरेशन जो है वो क्या होते हैं, ये होते हैं आपको उड़े देश का आम नागरिक की सुविधा देना, यानी कि आपको रीजनेबल प्राइसेस पे फ्लाइट की सुविधा मुहैया करना। ठीक है, तो ये जो लैंड है जो मांगा जा रहा है, ये उड़ान ऑपरेशंस के तहत कौन सी जगह पे सिविल एनक्लेव बनाने के लिए मांगा जा रहा है, कौन सी जगह पे आपके उड़ान ऑपरेशंस खोलने के लिए मांगा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, कारगिल और नुब्रा इन दोनों जगह पे ये उड़ान के तहत जो आपके एयरपोर्ट बनेंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए लैंड मांगा जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और ये लैंड लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से लिया जाएगा। ये आपका 9.4 एकड़ का लैंड होगा। इसके तहत कारगिल में और नुब्रा में दोनों जगह पे उड़ान के जो ऑपरेशन हैं वो शुरू किए जाएंगे। उड़ान स्कीम को आरसीएस उड़ान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक। ये 2016 में शुरू की गई थी। अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत ये स्कीम शुरू की गई थी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का मतलब है कि डिफरेंट रीजन्स को हमें एयर के थ्रू कनेक्ट करना है आपस में। वहां पे फ्लाइट की जो अवेलेबिलिटी है आसपास में होनी चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए एयरपोर्ट की, और जो फ्लाइट है उसके चार्जेस रीजनेबल होने चाहिए, फेयर जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, ताकि आम नागरिक भी फ्लाइट करवाते टाइम कभी सोचे नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा ट्रेवल हो जाएगा। तो इसलिए आपकी ये उड़ान स्कीम चलाई गई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक पार्लियामेंट्री पैनल जो है उसको एक कांग्रेस लीडर के द्वारा चेयर किया गया है। तो कौन से कांग्रेस लीडर के द्वारा पार्लियामेंट्री पैनल जो है वो चेयर किया गया है, जो कि ये ऑब्जर्व करेगा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद लद्दाख और कश्मीर का स्टेटस क्या है। तो ये पहला विजिट होगा एक पार्लियामेंट्री पैनल का कांग्रेस लीडर के अंडर, ये देखने के लिए कि आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन लद्दाख और कश्मीर का स्टेटस कैसा चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अधीर रंजन चौधरी जी के तहत ये पार्लियामेंट्री पैनल जो है वो लद्दाख और कश्मीर को विजिट करेगा, जिस जगह पे आर्टिकल 370 जो है उसे अब एब्रोगेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली किस पर्सनैलिटी ने फिल्म पॉलिसी जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म पॉलिसी, बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट करेगी, क्योंकि देखिए काफी टाइम पहले जब 60s का पीरियड था उस टाइम पे जम्मू में काफी मूवीज शूट हुआ करती थी। उसके बाद से रीजन जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया, जिसकी वजह से वहां पे मूवीज जो है उनकी शूटिंग जो है वो धीरे धीरे बंद होती गई। तो दोबारा से ये फिल्म पॉलिसी लेके आई जा रही है ताकि और भी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो जम्मू में आके शूटिंग कर सके। इससे ना केवल जम्मू को फायदा होगा बल्कि जो वहाँ के लोग हैं उनको एक अच्छी तरीके से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी मिल पाएगी। तो कौन सी पर्सनैलिटी ने ये फिल्म पॉलिसी जो है इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे, आपके इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा ये फिल्म पॉलिसी जो है जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेगी ताकि वो यहाँ पे आके मूवीज की शूटिंग कर सकें, और यहाँ पे धीरे धीरे फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसे सेटअप किया जाएगा, और जो भी सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं उनको दोबारा से रिवाइव करके ओपन किया जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरीके से शूटिंग्स जो है वो शुरू होंगी। सिनेमा का जो ग्रोथ है वो एरिया में और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो सिनेमा एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और लाइवलीहुड का जरिया बन सकता है फॉर द डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसी लुंगपा ग्लेशियर बेसिकली रिट्रीट हो रहा है, और ये आपका ग्लेशियर कौन सी रेंज में, कौन सी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, आपका जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है इसी ने ये चीज डिस्कवर की है कि ये आपका पेंसी लुंगपा ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे रिट्रीट हो रहा है। रिट्रीटिंग क्या होती है, जैसे कि ग्लेशियर पहले यहाँ था तो मान के चले कुछ टाइम बाद यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ चला गया, यानी कि वो मेल्ट होता जा रहा है और पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। अगर ये मेल्ट होगा तो यहाँ का जो पानी है वो नीचे लोअर रीजन में जाएगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सी लेवल जो है वो धीरे धीरे राइज करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो आइस है वो आपकी मेल्ट हो जाएगी। तो रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर अगर टाइम से पहले हो रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। कौन सी जगह पे ये आपका पेंसी लुंगपा ग्लेशियर लोकेटेड है ये आपको बताना है।
ध्यान रखेंगे जास्कर रेंज में लोकेटेड है पर्टिकुलरली ये, ठीक है। और ध्यान रखेंगे वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, जो कि ऑल अक्रॉस द इंडिया ग्लेशियर्स की हेल्थ को स्टडी करता है और ये देखता है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो नेचुरल मैनर में रिएक्ट कर रहे हैं या फिर उनपे एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट जो है उनका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जास्कर रेंज के बारे में ध्यान रखेंगे। इस जगह पे आपका जो ग्लेशियर है ये हैंसी-लूपा ग्लेशियर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट्री कलेक्शंस मेरी कविता मेरे गीत, ये कौन सी पर्सनैलिटी के द्वारा लिखी गई थी? आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, बहुत फेमस बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखी गई थी पद्मा सचदेव जी के द्वारा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इनका देहांत हो चुका है। आपको इनका नाम देके पूछा जा सकता है कि ये फेमस क्या थी, तो ध्यान रखेंगे ये फेमस राइटर थी जो कि पोएम्स वगैरह लिखती थी। इनकी फेमस रचना या संग्रहालय है मेरी कविता मेरे गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में पर्पल रेवोल्यूशन जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इनकरेजमेंट किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है ये पर्पल रेवोल्यूशन कौन से मिशन के साथ एसोसिएटेड है? ये आपका एरोमा मिशन के साथ एसोसिएटेड है। देखिए पर्पल बेसिकली है क्या? ये लेवेंडर के कलर को शो करता है। लेवेंडर बहुत ही खुशबूदार होते हैं, तो लेवेंडर की कल्टीवेशन को इनकरेज करने के लिए पर्पल रेवोल्यूशन चलाया जा रहा है। अब लेवेंडर जो है वो उसके आपको थेरेपी के बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं, हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं और एरोमा भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब एरोमा मिशन के अंडर है आपका पर्पल रेवोल्यूशन। यूटी के लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट में ये चलाया जा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये मिशन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस मिशन के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में सेल्फ लाइवलीहुड के और एंटरप्रेन्योरशिप के नए नए अवेन्यूज खुलेंगे। देखिए इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है जहाँ पे केवल हम वीट और राइस को नहीं उगा सकते, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन जो है वो इंडिया में है, ठीक है। यानी कि हर एक रीजन का अलग क्लाइमेट है, वहाँ के जो एग्रीकल्चर है उसको सूटेबिलिटी के क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ एग्रीकल्चर शुरू होगा, तो इसको बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को देखें तो डिफरेंट क्लाइमेटिक की वैरायटी के हिसाब से हर एक रीजन में कहीं पे आप फूड क्रॉप्स ज्यादा अच्छी उगा सकते हैं, कहीं पे आप हॉर्टिकल्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो कुछ रीजन है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे आपका ये जो एरोमा मिशन है यानी कि जो पर्पल रेवोल्यूशन है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है और लोगों को बहुत अच्छी अर्निंग दे सकता है। तो इस तरीके से डिसाइड करते हुए जम्मू कश्मीर में ये पर्पल रेवोल्यूशन जो है इसके बारे में देखा जा रहा है कि शायद इससे लोगों के लिए और भी अच्छी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, तो इसलिए इस पे पर्टिकुलरली एम्फेसिस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिसाइल फॉर जम्मू कश्मीर के लिए एक नई डेफिनेशन निकाली गई है। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से आपको ये बताना है कि एक पर्सन कितने साल तक मिनिमम अगर जम्मू कश्मीर में रह लेता है तो उसको परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है 15 ईयर्स। अगर कोई 15 साल तक JNK में रहता है तो उसके बाद वो वहां पे परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं अगर उन्होंने स्टेट में 10 साल या उससे ज्यादा तक सर्व किया है, ठीक है, और उनके बच्चे भी 10 साल से ज्यादा वहां पे रह चुके हैं तो उनको भी ये परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिमोट विलेज है जम्मू कश्मीर का जो कि नाम से है होंजर विलेज। ये जो होंजर विलेज है यहाँ पे अभी भी क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला है। आपको बताना है ये होंजर विलेज जो न्यूज में था ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये होंजर विलेज जो है ये आपका दच्चन तहसील में लोकेटेड है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दच्चन तहसील जो कि न्यूज में थी ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए स्पेसिफिकली स्टेट के या यूटी के हिसाब से जो तहसील होती हैं, गांव होते हैं जो न्यूज में रहते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दच्चन तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे ये आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे लोकेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 26th बटालियन जो पंजाब रेजिमेंट की है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट जो है, इन्होंने सक्सेसफुली कारगिल रेंज की एक चोटी है उसको सक्सेसफुल तरीके से स्केल कर लिया है, यानी कि उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो कौन सी ऐसी माउंट है, बेसिकली कौन सी ऐसी पर्वत है जिसपे इन दोनों इंस्टीट्यूट्स ने मिलके, इन दोनों इंस्टीट्यूट के लोगों ने मिलके स्केलिंग की है? तो ये है आपकी माउंट कुन। ठीक है, माउंट कुन के ऊपर पंजाब रेजिमेंट की 26th बटालियन और NIMAS दिरंग ने मिलके स्केलिंग की है सक्सेसफुली, और ये आपकी कारगिल रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है बेसिकली नुनकुन मैसिव की। अगर पूछा जाए कौन सी वैली में लोकेटेड है, तो आपकी जो अपर सुरु वैली है कारगिल के पास, जास्कर रोड से गुजरती है, उस वैली पे ये आपकी माउंट कुन लोकेटेड है। नुन पीक के ये नॉर्थ में लोकेटेड है और इसके और नुन पीक से ये सेपरेटेड है बाय 4 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि देखिए ये नुन पीक है, उस नुन पीक के नॉर्थ में आपको माउंट कुन दिख जाएगी, बीच में जो सेपरेशन है वो 4 किलोमीटर का है और 4 किलोमीटर का जो सेपरेशन है पर्टिकुलरली वो एक प्लेटू है। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये स्केलिंग भी किसने की है? पंजाब रेजिमेंट है जो, उसने मिलके की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक एरिया जो कि न्यूज में था, ये कौन से रीजन में लोकेटेड है? ये आपका जम्मू रीजन में लोकेटेड है। बेसिकली इस रीजन में ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे एक हेक्साकॉप्टर देखने को मिला था आपके कर्नाटक एरिया में। तो कहा ये जा रहा था कि ये हेक्साकॉप्टर जो है ये पाकिस्तान वाले एरिया से एंटर किया था और जो पुलिस थी उसने इस हेक्साकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया, इसलिए आपका ये कर्नाटक एरिया जो था ये न्यूज में था। ये जम्मू में लाई करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट एयरलाइन गो फर्स्ट, जिसको हम पहले गो एयर के नाम से जानते थे, इन्होंने अपनी सबसे पहली नाइट फ्लाइट जो है वो जम्मू से शुरू की है। तो ये जो पहली नाइट फ्लाइट है ये जम्मू से लेके कौन से एरिया तक शुरू की गई है? बाय द गो एयर। ये आपकी दिल्ली तक है। तो ध्यान रखेंगे, गो एयर की पहली नाइट फ्लाइट जम्मू से दिल्ली तक शुरू हुई है। गो एयर को हम अब एयरलाइन गो फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इस इनिशिएटिव से फायदा क्या होगा? देखिए, अब जम्मू से जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ पे गई है? दिल्ली में। दिल्ली आपका कैपिटल है, ठीक है, पूरे इंडिया का। तो अगर कैपिटल के साथ कनेक्टिविटी हुई है तो इसमें जम्मू में रहने वाली जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो लोकल शॉप वेंडर्स हैं, इन सबको फायदा होगा। ये अपना सामान भेजना हो या एक्सपोर्ट करना हो, सब कुछ तो दिल्ली के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो इससे जो फार्मिंग कम्युनिटी है उससे फायदा होगा। टूरिज्म सेक्टर जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा और इसके साथ फर्दर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो फ्लाइट है ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि वो अपनी चीजों को दिल्ली के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनको उनकी प्रोड्यूस का बहुत ही ऑप्टिमम प्राइस या फिर रिटर्न जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर सिटी की रोड्स को डीकंजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन रहता है और कंजेशन हाई होने की वजह से वहां की जो इकोलॉजी है और वहां के जो रोड्स हैं वो और भी, या फिर इन्वायरमेंट है वो और भी ज्यादा फ्रेजाइल हो गया है या फिर सेंसिटिव हो चुका है, जहाँ पे डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स जो है वो फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो बताएंगे आप कि डीकंजेशन जो है, जो कि बढ़ चुका है श्रीनगर, कंजेशन जो है जो कि श्रीनगर में बढ़ चुका है, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए और सेंचुरीज ओल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट के मोड को फिर से रिवाइव करने के लिए कश्मीर की पहली बस बोट जो है वो शुरू हो चुकी है। ये जो बस बोट है ये कौन से रिवर पे सबसे पहले शुरू की गई है या फिर इसका ट्रायल हुआ है कौन से रिवर पे, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, जेहलम रिवर पे आपका पहला बस बोट का ट्रायल जो है वो किया गया। अब देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही सेफ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा और इससे जो रोड्स हैं उनपे भी कंजेशन नहीं होगा, क्योंकि आप वाटर के थ्रू, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप जेटीज के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं रोड्स पे, इससे ट्रैफिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रोड्स जो है वो डीकंजेस्ट हो जाएंगी
और ये वाटर ट्रांसपोर्ट का जो हम जरिया अपना रहे हैं ये आज का नहीं है, ये सेंचुरीज ओल्ड, बहुत सदियों पुराना साधन है पानी के थ्रू जाना। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए दोबारा से रिवाइवल का काम चल रहा है और झेलम रिवर पे आपकी पहली बस बोट जो है उसका ट्रायल किया गया। और इस बस बोट की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 35 पैसेंजर प्लस 5 क्रू मेंबर रखी गई है। ठीक है, और इससे क्या होगा, बस बोट आपकी पूरे एरिया में जो कि आसपास का एरिया है श्रीनगर का, वहां पे ट्रेवल करेगी। तो आप आराम से रोड के जरिए जाने की बजाय आप वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेके जा सकते हैं, जो कि ज्यादा सेफ है, ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, लगभग 2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत झेलम रिवर में और भी ज्यादा बस बोट जो है उनको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिन का प्रोग्राम लद्दाख इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो लद्दाख इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ये प्रोग्राम जो है इसको ऑर्गेनाइज किया? ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर के साथ मिलके। देखिए इसका पर्पस क्या है, इसका बेसिकली पर्पस है जम्मू और लद्दाख के इंडस्ट्रीज के स्कोप को और भी ज्यादा वाइडर एरिया पे देखना, और ये देखना किस तरीके से दोनों इंस्टीट्यूट या फिर दोनों एरिया कोलैबोरेट करके अपनी इंडस्ट्रीज को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये 12 दिन का प्रोग्राम चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PT 4875 जो कि 16,000 फीट हाई हिमालयन मैसिव है। इसका नाम कौन सी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे बदल के रखा गया है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये जो PT 4875 है ये हिमालयन मैसिव है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग बनी हुई है। ठीक है, उसी के साइड में है ये, करेक्ट। तो इसका जो नाम है वो बदल के कैप्टन विक्रम बत्रा जी के नाम पे रखा गया है। इसको अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाएगा। ये पाकिस्तान के साथ जो LOC है उसी पे है ये हिमालयन मैसिव। इनका जो नाम है वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी के नाम पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने 13th बटालियन जो कि जैक्रिफ रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी की, उसको लीड किया था जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था, और उस एरिया से इन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे उनको एविक्ट किया था। तो ये एक परमवीर चक्र अवार्डी भी हैं। अगर आपको इनके बारे में और जानना हो तो शेरशाह जो मूवी है बेसिकली वो इन्हीं की लाइफ पे है, तो आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। PT 4875 जो है अब इसे बत्रा टॉप के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ने अर्ज किया है UT एडमिनिस्ट्रेशन को कि श्रीनगर को क्लीनेस्ट हिल स्टेशन पूरे इंडिया का हमें बनाना है, और इसके लिए हमें इसे लगातार प्रयास करते रहना है। यानी कि जितने भी हिल स्टेशन है पूरे इंडिया में उसमें श्रीनगर फर्स्ट रैंक पे होना चाहिए इन टर्म ऑफ क्लीनलीनेस। ठीक है, आपको अब ये बताना है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में श्रीनगर का क्लीनलीनेस के मामले में रैंक कौन सा है। ध्यान रखेंगे प्रेजेंटली 36th रैंक पे है आपका श्रीनगर अगर हम क्लीनलीनेस के मामले में देखते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ने ये अर्ज किया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि श्रीनगर को साफ सिटी बनाने के लिए या हिल स्टेशन बनाने के लिए हमें लगातार काम करने चाहिए। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एक्शन भी शुरू हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने वेस्ट मैनेजमेंट के नए रूल्स निकाले हैं जिसके तहत वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट को अच्छे से सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक प्रॉपर सेग्रीगेट किया जाएगा, और इसके अलावा जो हैजर्डस वेस्ट है उसको भी हैंडल करने के डिफरेंट रूल्स बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला रोविंग इनफ्लेटेबल हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड थिएटर जो दुनिया का है उसको कौन सी जगह पे इंस्टॉल किया गया है। हाइट है लगभग 11,562 फीट जिसपे ये इंस्टॉल किया गया है। तो ये पहला इनफ्लेटेबल हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड थिएटर है आपका जो कि लेह में है। ठीक है, यानी कि लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये इनफ्लेटेबल थिएटर जो है इसे इंस्टॉल किया गया है। आपकी जो शॉर्ट फिल्म है सिकूल बेसिकली जो कि चंगपा नवार्ड ऑफ लद्दाख पे बेस्ड है, इसी को सबसे पहले स्क्रीन किया गया इस थिएटर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है होम अफेयर्स की, इसने अपना कंसर्न बताया है कि किस तरीके से रेड टेपिज्म जो है ब्यूरोक्रेसी में
वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल को और डिफरेंट प्रोजेक्ट को पास करने के लिए डिले कर रहा है, जिसके तहत हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कमेटी है जिसने ये चीज के रिगार्डिंग कंसर्न जताया है, इसके हेड कौन से हैं, किन्होंने इस कमेटी को हेड किया है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, आनंद शर्मा जी ने हेड किया है। उन्होंने ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म देखने को मिल रहा है। ये स्पेसिफिकली इन्होंने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बोला है और ये कहा है कि हमें रेड टेप ब्यूरोक्रेसी को हटाना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट है वो यूनियन टेरिटरी में अच्छे से हो पाए और किसी भी तरीके से जो प्रोजेक्ट हैं वो डिले नहीं होने चाहिए। रेड टेपिज्म क्या होता है, जैसे आप काम करने गए तो आपको कागज पे कागज मांगे जा रहे हैं कि पहले ये जमा करवाइए, या फिर आपसे करप्शन मांग रहे हैं इनडायरेक्टली, तो इसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। तो ये कहा गया है कि दोनों यूटी, चाहे वो लद्दाख है चाहे जम्मू कश्मीर है, इनमें डेवलपमेंट जो है वो रेड टेपिज्म की वजह से हैम्पर हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें लगातार काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में खोलने के लिए अप्रूवल दे दिया है, तो इसका जो कॉस्ट है वो कितना रहेगा, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, लगभग 750 करोड़ रहेगा इसका लागत और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा लद्दाख इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो भी स्टैब्लिश की जाएगी, जिसका ये पर्पस होगा कि पूरे यूटी की, यानी कि पूरे लद्दाख की डेवलपमेंटल नीड्स को स्टडी करना और उसके अकॉर्डिंग, डेवलपमेंटल नीड्स के अकॉर्डिंग हर एक तरीके का ग्रोथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, विजय दिवस जो है वो कितनी जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। बेसिकली इसके बारे में ये कहा जाता है कि आपकी जो PT 4875 थी, टाइगर हिल थी, ये सब जो आपकी हिल्स थी, इनको पाकिस्तानियों से छुड़वाया गया था। वहां से पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्हें एविक्ट किया गया था जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो उनको वहां से एविक्ट करके जो इंडियन सैनिक थे उन्होंने दोबारा से अपना ध्वज लहराया था। इसलिए ये ऑपरेशन विजय जो है वो हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हमारी इंडियन आर्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है जिसने ये अग्रीमेंट साइन किया है कि वो एंटी ड्रोन जो है उनका मास प्रोडक्शन करेगी, यानी कि बड़े पैमाने पर उन्हें प्रोड्यूस करेगी। ये साइन किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा और इन्होंने ये साइन किया है DRDO के साथ। ठीक है, इनको ये एंटी ड्रोन जो है, जो कि ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर देंगे, यानी कि किसी आपका जो एनिमी कंट्री है अगर उससे कोई ड्रोन आ रहा है जो कि अटैक कर सकता है, उसको एंटी ड्रोन सिस्टम जो है हमारे इंडिया का वो वहीं पे हवा में ही खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये जिम्मेदारी ली है कि इसका मास प्रोडक्शन हम करेंगे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाएगी। बेसिकली ये एक्सरसाइज क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको इलेक्शन से पहले अच्छी तरीके से डीलिमिट करना, यानी कि बाउंड्रीज उनकी डिसाइड करना। ये कौन से सेंसस के बेस पे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, आपका 2011 का जो सेंसस है उसी के बिहाफ पे जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें डीलिमिट किया जाएगा। एक्चुअल में ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को 2021 के सेंसस का वेट करना चाहिए था और 21 के सेंसस के हिसाब से ही डीलिमिटेशन करवाना चाहिए था, लेकिन अब ये 2011 के हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ने इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में सेटअप किया जाएगा? ये आपका लद्दाख में सेटअप होगा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटी में प्रॉपर तरीके से डेवलप करना ताकि वहां पे ग्रोथ हो सके। ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे रीजन की क्रिएट करेगा। ये आपका जो आत्मनिर्भर भारत का गोल है उसको भी बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सेल्फ रिलायंट होगा, यानी कि हमारे इंडिया की कंपनी, इंडिया के ही लोग करेंगे। हम कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुद अपने ही बलबूते पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का डेवलप करेंगे। इसके लिए जो कैपिटल है वो 25 करोड़ का डिसाइड किया गया है। हर साल 2.42 करोड़ रुपए जो है
वो अलॉट किए जाएंगे। इस साल का 2.42 करोड़ रुपए दे दिया गया है। ये एक नई इस्टेब्लिशमेंट है लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है रंजीत सागर रिजर्वायर बेसिकली आपका कितने स्टेट या फिर यूटी में फैला हुआ है। तो ये आपका 3 स्टेट और यूटी में फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे इसका एरिया है 8700 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्प्रेड हो रखा है। पंजाब हिमाचल प्रदेश आपके स्टेट्स हैं और जम्मू कश्मीर यूटी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है ये खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।